लेखक परिचय। प्रेमचंद। हिंदी कहानियों के विकास के इतिहास में प्रेमचंद का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। इनकी कहानियों में पहली बार समाज का पूरा परिवेश, उसकी कुरूपता, असमानता, छुआछूत, शोषण की विभीषिका, कमजोर वर्ग और स्त्रियों का दमन आदि वास्तविकता प्रकट हुई है। उन्होंने सामान्य आदमी का जीवन अत्यंत निकट से देखा था तथा खुद उस जिंदगी को भोगा भी था। अछूतों की कठिनाइयों का और कथित उच्च जातियों द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों का खुलकर वर्णन किया। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों पर भी उन्होंने तीव्र व्यंग्य किया। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में राजेंद्र यादव ने लिखा है, वेश्या, अछूत, किसान, मजदूर, जमींदार, सरकारी अफसर, अध्यापक, नेता, क्लर्क, समाज के प्रायः हर वर्ग पर प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं और राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत विशेष उत्साह और आदर्शवादी आवेश से लिखी है। मगर मूलतः उनकी समस्या तत्कालीन दृष्टि से वांछनीय अवांछनीय, शुभ अशुभ के चुनाव की है, परिणति वांछनीय और शुभ की ओर उन्मुख होने की है। वो समस्या और उसका हल साथ ही देते हैं। राष्ट्रीय चेतना में प्रेमचंद गांधी से प्रभावित थे तो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए वे साम्यवाद का सहारा लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में आदर्शवाद के बदलते रूप दिखाई देते हैं जो समसामयिक युगबोध को स्पष्ट करते हैं। प्रारंभिक कहानियों में प्रेमचंद पुनर्तः आदर्शवादी दिखाई देते हैं। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा, अमावस्या की रात, पछतावा आदि कहानियों में कर्तव्य, त्याग, प्रेम, न्याय, मित्रता, देश सेवा आदि की प्रतिष्ठा हुई है। बाद की कहानियों में आदर्शवाद यथार्थ में बदलता जाता है। उसकी रात, बूढ़ी काकी, दूध का दाम, सदगति, वज्रपात कहानियों में जीवन का नग्नतम यथार्थ दिखाई देता है। प्रेमचंद की कहानियों पर तथा उनके युग के कहानी साहित्य पर तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, हिंदी कहानी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं को पाकर वहां पहुंची जहां से हमें इसके श्रेष्ठ रूप के दर्शन होने लगते हैं। इसके पहले कि हम प्रेमचंद और उनकी प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं पर कुछ बातचीत करें, सन 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में दिए गए उनके अध्यक्षीय भाषण के 2 अंश उद्धृत करना चाहेंगे, जिससे प्रेमचंद का रचनात्मक सरोकार अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। प्रेमचंद का यह भाषण बाद में साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रकाशित हुआ था। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उद्धरण चिन्ह। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद के उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से उनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता का साफ साफ पता चल जाता है। प्रेमचंद साहित्य को उद्देश्यपरक मानते थे और अपने साहित्य द्वारा ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया। प्रेमचंद के पहले हिंदी कथा साहित्य जिस रोमानी, एआरी और तिलिस्मी प्रभाव में लिखा जा रहा था, उससे उन्होंने मुक्त किया और उसे यथार्थ की ठोस जमीन पर उतारा। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज की सामाजिक आर्थिक विसंगतियों को तो उजागर किया ही, शायद पहली बार शासित, दलित एवं गरीब वर्ग को नायकत्व प्रदान किया। इनमें मुख्य रूप से किसान, मजदूर और स्त्रियों हैं। समाज के इस वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी, इसीलिए इन चरित्रों को गढ़ते समय उन्होंने इनके साथ आत्मीयता दिखाई है। प्रेमचंद की रचनाओं में किसानों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की विवशता और मजदूरों के दमन चक्र में पिसते किसानों के चित्र उनकी अधिकांश कृतियों में मिल जाएंगे। गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि जैसे उपन्यास और पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन जैसी अनेक कहानियों में तत्कालीन ग्रामीण समाज का यथार्थ उजागर हो गया है। शुरुआती दिनों में उन्हें जरूर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपने परिश्रम से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। प्रेमचंद कम्युनिस्ट नहीं थे, न ही उनकी रचनाओं में इसका कोई सबूत मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि रूसी क्रांति के बारे में उन्हें जानकारी थी और उसके प्रति कुछ कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे।
उनकी रचनाओं में विशेष रूप से प्रेमाश्रम में रूसी क्रांति की चर्चा है बलराज के माध्यम से, किंतु उसके चरित्र को वामपंथी क्रांतिकारी दर्शन के अनुसार विकसित होने का मौका नहीं दिया गया है। प्रेमचंद क्रांति नहीं, सुधार के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यह जरूर है कि आदर्शवाद और सुधारवाद के प्रभाव से वे धीरे धीरे मुक्त हो रहे थे और उनकी अंतिम कृतियों गोदान, पूस की रात अथवा सदगी में यह विकास प्रक्रिया परिलक्षित होती है। दरअसल प्रेमचंद पर आर्य समाज के सुधारवाद और गांधी जी के हृदय परिवर्तन का इतना ज्यादा प्रभाव था कि उससे मुक्त होना प्रेमचंद के लिए एक चुनौती थी। हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में प्रेमचंद लगातार खुद को बदल रहे थे, लेकिन वे कम्युनिस्ट नहीं हो पाए थे। परंतु सुधारवाद में उनका विश्वास था। वस्तु और शिल्प के स्तर पर प्रेमचंद के लेखन में लगातार विकास के चिन्ह दिखाई देते हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे झुकाव वामपंथी दर्शन की ओर हो रहा था। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने भारतीय किसान की पतनोन्मुख स्थिति के लिए शोषकों के साथ साथ सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और दुराग्रहों को जिम्मेदार माना है। एक तरफ समाज में जड़ता व्याप्त थी तो दूसरी ओर जमींदार, साहूकार और सरकार का शोषण और दमन चक्र किसान नहीं के बीच अपने को पिसता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वो मजबूर था। प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस उपन्यास में यह है कि उन्होंने बदलते हुए यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने की चेष्टा की है। छोटे व गरीब किसान की मजदूर बन जाने की विवशता इस उपन्यास की उपलब्धि है। लगातार कर्ज में डूबे रहने के कारण भी किसानों को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। इसलिए जमींदार के शोषण के साथ साथ प्रेमचंद ने सूदखोर साहूकार और धर्म के ठेकेदारों के असली रूप को उजागर करने की कोशिश की है। गोदान किसान जीवन की त्रासदी का महाकाव्य है। उपन्यास का अंत होते होते पाठक के मन में होरी के प्रति करुणा और सहानुभूति एवं जमींदार, साहूकार और ब्राह्मणवाद के प्रति क्षोभ और घृणा का भाव पैदा होता है, क्योंकि प्रेमचंद ने जमींदारों द्वारा होने वाले आर्थिक व सामाजिक शोषण के विभिन्न हथकंडों को होरी व अन्य किसानों की शोषण के कारण हुई दयनीय अवस्था के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। जमींदारों के साथ साथ साहूकार और धर्म के ठेकेदार बने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा धर्म के झूठे पाखंड में फंसाकर और कर्ज के बढ़ते जाते सूद को दिखाकर साहूकार द्वारा बार बार ढंग लिए जाने के प्रसंगों के चित्रण द्वारा वास्तविकता को उजागर किया है। यह इस उपन्यास की सफलता है। भाग्यवाद ने भारतीय किसान को यथास्थितिवादी होने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रेमचंद ने गोदान में इस बात की ओर संकेत किया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी यह एक तरह से आदर्श और यथार्थ का मिलाजुला रूप है, जिसे आलोचकों ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि प्रेमचंद साहित्य को स्वदेशी कर्म मानते थे। उनकी रचनाओं में इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। दहेज, अनमेल विवाह, जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, नारी शोषण, अशिक्षा आदि अनेक प्रश्नों को प्रेमचंद ने अपने लेखन के केंद्र में रखा। स्त्री का वे भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए गोदान की मालती में सेवा धर्म का बोध उत्पन्न कर उसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप स्त्री का रूप दे देते हैं। वे स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के खिलाफ है। प्रेमचंद जब जमींदार की आलोचना करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वे जमींदार को समूल नष्ट करने के समर्थन कर रहे होते हैं, बल्कि वे जमींदार से यह अपेक्षा करते हैं कि वो किसानों की समस्याओं को समझे और उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण का प्रदर्शन करे। लेकिन सत्ता और श्रेष्ठता के मद में डूबे हुए जमींदारों से हृदय परिवर्तन की उम्मीद करना व्यर्थ था। इसके बावजूद प्रेमचंद जमींदारों के खिलाफ किसानों का कोई बड़ा संघर्ष नहीं दिखाते और समस्या को गांधीवादी तरीके से हल करने की उम्मीद कर बैठते हैं।
यह गांधीवाद का प्रभाव था। प्रेमचंद की रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन की अनुगूंज सुनाई देती है। यह उस समय एक बड़ा प्रश्न था जिसको लेकर प्रेमचंद बहुत सचेत थे। उन्हें जेल यात्रा न कर पाने का दैख जीवन भर सताता रहा। प्रेमचंद सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। धर्म के नाम पर राजनीति करने और धार्मिकता का बाना धारण करने वालों के प्रति प्रेमचंद काफी कटु रहे हैं। प्रेमचंद गांधी जी के अछूतोद्वार और समाज सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की भी प्रशंसा की है, जिसने स्त्री शिक्षा, अछूतोद्वार, भेदभाव निर्मूलन, अंधविश्वास एवं धार्मिक अत्याचारों का सबसे पहले विरोध किया था। सामाजिक सुधार संबंधी भावना का इतना प्रबल आग्रह प्रेमचंद को कभी कभी यथार्थवाद से अलग एक कल्पित यथार्थवाद की ओर खींच ले जाता है। फिर भी कल्पना और वायव्यता से कथा साहित्य को निकाल कर उसे समय और समाज के रूबरू खड़ा करने का जो काम प्रेमचंद ने किया वह हिंदी साहित्य को नया आयाम देता है, वास्तविक जीवन सरोकारों से जोड़ता है। साहित्य को मनुष्य के करीब लाकर प्रेमचंद ने जिस परंपरा का सूत्रपात किया वह आज भी साहित्य की मुख्य धारा बनी हुई है। ठाकुर का कुआं, सदगति में जहां तक दलित समस्या की बात है, उसकी आज के दलित उभार से तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी जाति, समुदाय अथवा वर्ग विशेष की चेतना का एक प्रमुख आधार होती है शिक्षा। इस सदी के तीसरे या चौथे दशक के पूर्वार्ध में दलितों में आधुनिक शिक्षा का क्या स्तर था, इस आधार पर ही तत्कालीन दलित चेतना और उसकी प्रतिरोधी शक्ति का आकलन किया जा सकता है। शिक्षित शहरी मध्य वर्गीय चेतना या विचारधारा का वाहक होता है। चौथे दशक से दलितों में इस मध्य वर्ग का अस्तित्व नहीं के बराबर था। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर के विचार और दर्शन का प्रश्न है, उसका प्रभाव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में था। हिंदी प्रदेशों में अंबेडकर का प्रभाव इस सदी के चौथे दशक में परिलक्षित नहीं होता जैसा कि आज दिखाई देता है। इसका कारण समाज में आधुनिक शिक्षा और संचार माध्यमों के प्रसार में कमी को माना जा सकता है। अंबेडकर के विचारों को फैलाने वाला शिक्षित मध्य वर्ग का तत्कालीन दलित समुदाय में अभाव था। इसलिए गोदान में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों का जो आक्रोश व्यक्त हुआ है वह अपने समय और समाज की सामूहिक चेतना का ही एक अंग था। कहानी, जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? योजक चिन्ह, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जो एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी,
कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक माँ के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपे से कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ध्यान चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक घंटे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गर्रे की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद को मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते। नानी मरती है, किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। तब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बने हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही। एक, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौड़ियां ही तो हैं। लौड़ियों नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन अपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियां कैसी होती हैं? उदाहरण, मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 एक हाथ जल्दी मारे पड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है।